हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। एफकेट का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है हमारा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 को। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एफकेट 2 2020 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप देख लीजिए। तो चलिए आज का ये सेट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए करना क्या है, आप जब भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या फिर जब एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने देखा और आपको लगता है कि आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है और पैटर्न सेम ही होगा क्वेश्चन का, तो ऐसे में आप धोखा भी खा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी करता क्या है, सीडीएस एग्ज़ाम हो, चाहे एफकेट हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो वो करते क्या है कि वो चेंज करते रहते हैं पैटर्न को। हो सकता है कि आपको लगता है कि वो क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन में वो कहीं कहीं कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ घुमा के दे देते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थंब रूल है कि आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन बिलो सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एक सेकेंड, पेन कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज का है। हाँ जी, छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। तो देखिए क्या है कि इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ पे क्या आएगा, या तो कहीं पे वर्ड आएगा या लेटर आएगा या कोई नंबर आएगा, तो जो भी आएगा आपको बताना है। तो जैसे हम देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, 9 के बाद है 24, तो 6 है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए। तो 9 से 24 कैसे बना होगा, तो देखिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। सेम अगर हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27, और उसमें से 3 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 24। तो इस तरीके से 9 और 24 बना। 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब माइनस 3 तो हो गया 24। तो अब वैसे ही सेम हमें करना है, क्या सेम हमें करना है कि 6 कैसे आया होगा। तो 6 आया होगा अगर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब करें, 2 का क्यूब माइनस 2 अगर करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 2 6। तो हमें पता चल गया कि 2 का क्यूब माइनस 2 6 आता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 4 हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब माइनस 2, यहाँ पे क्या था 3 का क्यूब माइनस 3, और यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 2 6 आ गया। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ओके, ओके एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था 4, लेकिन आंसर में 4 है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में 4 है ही नहीं कहीं पे, तो हम 2 के साथ जाएंगे, ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। तो 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टार, STAR। आपको ये नहीं समझना है कि जो भी आपको रीजनिंग में कोई वर्ड आपको अगर दिया हुआ है तो वो उस वर्ड का कुछ लॉजिकल मीनिंग होगा। तो यहाँ पे तो खैर स्टार का मीनिंग बन गया, लेकिन उसके बाद जो कुछ लेटर्स दिए गए हैं SBUT, इसका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है। वैसे ही वार्ड है, तो वार्ड की जगह पे क्या आएगा। तो अभी करना क्या है, हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो स्टार को अगर आप रिवर्स करते हो, स्टार को रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो स्टार को जब आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे ऐसे STAR, तो स्टार को जब हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो क्या बन गया RATS, मतलब ऐसा लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज लिखा तो रैट्स बन गया। अब कर क्या रहा है, आर के बाद क्या आता है S, A के बाद क्या आता है B, T के बाद क्या आता है U, एंड S के बाद क्या आता है V, सॉरी S के बाद क्या आता है T। ओके, तो सबसे पहले हमने स्टार को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, इसको रिवर्स में लिख दिया, तो रैट्स बन गया RATS, और इसका हर एक लेटर के बाद वाला लेटर लिख दिया। तो आर के बाद S, A के बाद B, T के बाद U, एंड S के बाद T। तो क्या बन गया SBUT। तो ये किस तरीके से बन गया, STAR से SBUT, आपको समझ में आ गया। तो सेम रूल अप्लाई हमें करना है दूसरे लेटर पे भी, तो दूसरे लेटर पे भी कर देंगे। अभी है WARD, WARD
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ लिख लिख के, लेकिन वहाँ पे आपको लिख के करना नहीं है, वहाँ पे जितना तेज़ी में हो सके आपको करना है। यहाँ तो बस मैं समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो जब WARD को रिवर्स ऑर्डर में आप लिखोगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा DRAW। अब इसके हर एक लेटर के बाद वाला लेटर लिख दीजिए। तो D के बाद आता है E, R के बाद आता है S, A के बाद आता है B और W के बाद आता है X। तो क्या हो जाएगा ESBX। ESBX किस में है, कौन सा ऑप्शन में, तो देखिए सेकंड ऑप्शन में ESBX है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है स्टाई पिग और बायर वॉट। तो स्टाई पिग, तो स्टाई या इसको हम पिग्सटी भी बोलते हैं। तो स्टाई या पिग्सटी एक स्मॉल स्केल एनक्लोजर होता है जहाँ पे डोमेस्टिक पिग्स को बड़ा किया जाता है, पाला जाता है, सुअर को, घरेलू सुअर को पाला जाता है। तो उसके रहने की जगह को कहते हैं स्टाई। तो जिस तरीके से स्टाई में पिग रहते हैं वैसे ही बायर में क्या रहते हैं, तो बायर होता है क्या, वैसे ही बायर जो होता है काऊ के रहने की जगह, जहाँ पे हम काउस को रखते हैं उसको कहते हैं बायर। तो काऊ होगा इसका सही आंसर। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर्स पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इसमें से कुछ पेयर जो है ना इन चारों में से, वो क्या है, वो ऑड है, मतलब नहीं होना चाहिए था, कोई एक ऑड है। तो जैसे देखिए अगर आप पहले वाले को ले, ए ऑप्शन में है 25 49। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर एंड 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी कि दोनों ऑड नंबर के स्क्वायर है, कॉन्जिक्यूटिव एड ऑड नंबर्स हो ना। 5 के बाद जो ऑड नंबर आता है वो क्या है, 7 है। तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। वैसे ही बी ऑप्शन में देखें तो 11 का स्क्वायर है 121 एंड 13 का स्क्वायर है 169, और दोनों हमें पता है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। वैसे अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो 7 एंड 169, तो ये ना स्क्वायर तो है नहीं, 7 स्क्वायर नहीं है। अच्छा चलिए डी ऑप्शन देख लेते हो। डी ऑप्शन में 3 एंड 5 का स्क्वायर, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है ना, 3 के बाद 5 आता है। तो ये तीनों तो सही है, ये तीनों बिल्कुल सही है एक कैटेगरी के। लेकिन ये जो सी है ना, सी थोड़ा ऑड है, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है BDFHIKMOPRTV। तो इस सीरीज में, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन। एक सीरीज दिया गया है विद वन टर्म मिसिंग। इसमें से एक टर्म जो है, ये आगे वाला टर्म ये मिसिंग है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज, जो कि इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है, देखिए क्या है, BDFHIKMO। तो देखिए बी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी, तो बी के बाद सी छोड़ करके डी आया। वैसे ही डी के बाद ई छोड़ दिया, फिर एफ आया और एच। ओके, एफ के बाद जी छोड़ के एच आया। तो एक एक लेटर क्या है, ऑल्टरनेटिव लेटर्स लिखा गया है। बी के बाद सी ना लिख करके डी लिखा है, डी के बाद ई ना लिख करके एफ लिखा है, और ई एफ के बाद जी ना लिख करके एच लिखा है। तो ये तो समझ में आ गया। वैसे ही सेम अगर देखें तो एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई आता है। तो दूसरे पेयर में कोई सीधा बाद वाला लेटर लिख दिया, एच के बाद आई, आई के बाद जे छोड़ करके के के बाद एल छोड़ के एम, एम के बाद एन छोड़ के ओ, और उसके बाद ओ के डायरेक्ट बाद पी आता है, तो पी लिख दिया। यहाँ पे मिसिंग नहीं है पहले लेटर में, मतलब दूसरे पेयर के लास्ट लेटर में और तीसरे पेयर के पहले लेटर में कोई भी गैप नहीं है। तो ओ के बाद पी आता है तो पी लिख दिया, पी के बाद क्यू छोड़ करके आर, आर के बाद एस छोड़ करके टी, और टी के बाद यू छोड़ करके वी। तो अब वी के तुरंत बाद क्या आएगा, वी के बाद आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है तो एक्स छोड़ करके वाई, वाई के बाद जेड आता है तो जेड छोड़ करके ए, ए के बाद बी आता है तो बी छोड़ करके सी। तो क्या बन गया, WYAC, और WYAC किस में है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हुआ ये फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है 2 65 59 12 एंड 53। तो देखिए इसमें कुछ भी हमें देख करके ही पता चल रहा है कि कुछ रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है। 2 के बाद 65 को क्या रिलेशन आ रहा है, क्यूब करने पे भी नहीं आ रहा है, स्क्वायर करने पे भी नहीं आ रहा है, स्क्वायर करके कुछ जोड़ने पे भी नहीं आ रहा है, घटाने पे भी नहीं आ रहा है। तो देखिए इतना ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। एक ही सीरीज़ में 2 पैटर्न आपको गिवन हो सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव पैटर्न्स को आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 2 के बाद अगर 7 को देखें, 2 के बाद अगर हम 7 को देखें तो 2 + 5 होता है 7, 7 के बाद अगर 5 ऐड कर दे तो 12, 12 के बाद 5 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। तो एक तो 17 आ गया। वैसे ही 65 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 59, 59 में से 6 माइनस करेंगे तो 53, एंड 53 में से 6 माइनस करेंगे तो 47।
क्या आएगा 47, तो क्या आ गया 47, तो 17 एंड 47 किस ऑप्शन में है? ये है थर्ड ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके, चलिए बात करते हैं हम अब सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ गुडनेस इज कोडेड एज HNPCODTR, GOODNESS को क्या लिखा है इन्होंने लिखा HNCODPTR। हाउ कैन ग्रेटनेस बी रिटन इन द कोड? तो ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे? तो गुडनेस का क्या है, कैसा लिखा गया, देखिए कुछ नहीं किया है, जी के बाद आता है एच, तो जी के तुरंत बाद एच लिख दिया। अब इसमें कर क्या रहा है कि पहले लेटर के बाद वाला लेटर लिख रहा है और दूसरे लेटर का पहले वाला लेटर लिख रहा है, फिर तीसरे लेटर का बाद वाला और चौथे लेटर का पहले वाला, कुछ इस तरीके से। जैसे जी के बाद एच आता है तो एच लिख दिया। अब ओ से पहले क्या आता है, दूसरा ओ है ना, तो ओ से पहले आता है एन, तो एन लिख दिया। वैसे ही फिर से ओ, तो ओ के बाद वाला पी, डी के पहले वाला सी, डी के बाद वाला डी के पहले वाला सी, एन के बाद वाला ओ और ई के पहले वाला डी। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है। तो ग्रेटनेस को अगर देखें, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कहीं पे। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस ठीक है, ग्रेटनेस, तो जी के बाद क्या आता है एच, तो हम लिख देंगे एच। वैसे ही आर के पहले वाला लिखेंगे, है ना, +1 -1 का कॉन्सेप्ट है, +1 -1, तो जी +1 एच। आर के पहले क्या आता है क्यू, वैसे ही ई के बाद एफ, ए से पहले क्या आता है जेड, ओके जेड ही आता है ना। टी के बाद आता है यू, एन के बाद आता है, सॉरी एन के पहले आता है एम, ई के बाद आता है एफ, एस के पहले आता है आर और एस के बाद आता है टी। तो क्या हो गया HQFZUMFRT, ठीक है। तो 7 का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, HQFZUMFRT। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया गया है इनमें जितने भी लेटर्स हैं इनको यूज करके इन चारों में से क्या नहीं बन सकता है? तो वर्ड है हमारा ये लीगलाइजेशन। तो लीगलाइजेशन से इनमें से क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है? एक है जो नहीं बन सकता है। तो सीधी सी बात है, हम लीगलाइजेशन में अगर देखें तो कहीं पे भी आर वर्ड नहीं आ रहा है, सॉरी आर लेटर नहीं आ रहा है। तो जब आर लेटर नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि जो ये अलर्ट है ना, ये नहीं बन सकता। 8 का ए ऑप्शन सीधा सीधा पहला वाला एलिमिनेट हो गया, तो बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टी तो कहीं है ही नहीं लीगलाइजेशन में, तो अलर्ट वर्ड नहीं बन सकता। 9th क्वेश्चन है, सीमा वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ। सीमा 30 मीटर नॉर्थ चलती है। चलिए करके देखते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ओके ठीक है, तो देखिए सीमा क्या करती है, 30 मीटर नॉर्थ चलती है। तो 30 मीटर नॉर्थ चलने का मतलब है कि सीमा इधर चली 30 मीटर, ओके 30 मीटर उसने चल लिया। उसके बाद कह रहा है कि देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। उसके बाद राइट मुड़ के 30 मीटर और चली वो। उसके बाद कह रहा है कि देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 55 मीटर। फिर 30 मीटर, सॉरी फिर राइट मुड़ के वो कितना चली, 55 मीटर चल गई। अब कह रहा है शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अब फिर से वो लेफ्ट मुड़ करके 25 मीटर चल गई, ओके 25 मीटर। उसके बाद कह रहा है देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। ओके ओके वेट, ये 20 मीटर चली वो, पहले 55 मीटर चली, उसके बाद वो मुड़ गई कहाँ, लेफ्ट मुड़ गई और 20 मीटर चली। उसके बाद कह रहा है कि देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, देन शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। उसके बाद अगेन वो इधर मुड़ गई लेफ्ट और 25 मीटर चल गई। अब कह रहा है हाउ मेनी मीटर्स अवे
इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजिशन। तो यहाँ पे वो थी, यहाँ पे वो थी, अभी वो कहाँ पे है? अभी वो यहाँ पे है। तो कितनी मीटर दूर है? ठीक है, तो पहले देखिए 30, तो यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 20। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक करें ना, तो ये 30 और ये 20 कितना? 50 मीटर का है डिस्टेंस, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से वो 50 मीटर दूरी पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली कंसिस्टेड ऑफ अ मैन, हिज वाइफ, हिज 3 सन्स, देयर वाइव्स एंड 3 चिल्ड्रेन इन ईच सन्स फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स देयर इन अ फैमिली। तो एक फैमिली में कितने लोग हैं? एक आदमी है, एक मैन है, प्लस उसकी वाइफ है। तो ये दो हो गए। उसके अलावा क्या है? हिज 3 सन्स एंड देयर वाइफ्स, उसके 3 बेटे और बहू, तो कुल मिलाकर के 6 और हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड 3 चिल्ड्रन इन ईच फैमिली, और हर फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, यानी कि 3 बेटे हैं, तो 3 इंटू 3 9 बच्चे भी हैं। तो 9 तो ये हो गया। तो अब आपसे कह रहा है कि टोटल कितने मेंबर है उसके घर में। तो 9 6 15 और 2 17 मेंबर्स है उसके घर में। ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा? 17 मेंबर्स। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसमें कुछ इक्वेशन दिया गया है, स्टार है, किसी तरीके से आपको ये ये नंबर्स लाने हैं, और ये किस पैटर्न पे ये नंबर आए होंगे तो आपको बताना है। तो देखिए कैसे आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। 6 5 से 91 कैसे लाएंगे? तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 36 एंड 5 इंटू 5 25। तो टोटल मिलाकर के कितना आ गया? 6 प्लस 25, ये आ गया 61, प्लस क्या कर देंगे? 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 तो 30 ये आ जाएगा। तो 30 एंड 61 91 आ गया। क्लियर है? फिर से एक बार समझाता हूँ मैं कैसे हुआ, फिर से समझिए। 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस 6 इंटू 5, इसको अब अगर आप करोगे ना सॉल्व, तो आ जाएगा आपका 91। ओके, तो इस तरीके से आया। सेम ऐसे ही करना है। जब ऐसे करेंगे तो हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 7 169, वैसे ही 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 7 तो आ जाएगा 211। तो अब ये यहाँ पे क्या आएगा? तो 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 10। ओके, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 11 इंटू 10 110। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 331। तो 11 का ए आंसर सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। चलिए अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर, लेबर यूनियन एंड वर्कर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर, लेबर यूनियन एंड वर्कर। इनमें से कौन सा सिलोगिज्म की बात अगर हम कर ले, तो इसमें से कौन सा जो पैटर्न है वो सही रिलेशनशिप बता रहा है मैनेजर, लेबर यूनियन और वर्कर के बीच में। तो देखिए जो वर्कर्स होते हैं ना, वो लेबर यूनियन के अंडर में होते हैं, और जो मैनेजर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो 12 का ए है ना, ये बिल्कुल सही बता रहा है। ये पूरा बाहर वाला हो गया लेबर यूनियन, इसके अंदर ये वर्कर हो गया छोटा सा, और मैनेजर इसका अलग है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है लेबर यूनियन से और वर्कर से। तो ये सही रिलेशन दिखा रहा है। बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 12-year-old राहुल इज 3 times as old as his brother पारस। जो कह रहे कि 12 साल का राहुल 3 times है, तिगुने उम्र का है अपने छोटे भाई पारस से। ठीक है, तो पारस जितना बड़ा है उससे 3 गुना बड़ा कौन है? राहुल है। तो राहुल तो 12 ईयर का बता गया। चलो राहुल 12 ईयर का है, तो पारस कितने साल का भी होगा? ऑब्वियसली 4 साल का होगा, तभी 3 गुना ज़्यादा ये राहुल है उससे। तो पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड विल राहुल बी व्हेन बी इज ट्वाइस एज ओल्ड पारस। तो पूछ रहा है कि जब
पारस जितने उम्र का होगा और राहुल उससे दुगने उम्र का हो जाएगा। अभी तो तिगने उम्र का है, लेकिन जब राहुल पारस की उम्र के दुगने उम्र का हो जाएगा तो उस समय राहुल की उम्र क्या होगी? तो देखिए, जब पारस हो जाएगा 8 ईयर का 4 साल बाद, तो 4 साल बाद राहुल हो जाएगा 16 ईयर का। ओके, तो एग्जैक्टली दुगना हो जाएगा पारस से। तो सीधी सी बात है कि पारस 8 ईयर का रहेगा एंड राहुल 16 ईयर का रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। इनमें से मिसिंग नंबर को आपको ढूंढना है। तो देखिए 5, 4, 7 से 8 कैसे बना? तो 5 - 4 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 4 + 7 कर दीजिए तो हो जाएगा 8। वैसे ही 6, पहले दो का हम क्या निकाल रहे हैं? पहले दो का हम निकाल रहे हैं मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बाद वाले को ऐड करते रहे। तो बड़े में से छोटे, पहले दो में से जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 में 7 को ऐड कर दिया, 7 हो गया। वैसे ही 9 में से 6, क्योंकि बड़े से छोटे को घटाना है, 9 में से 6 गया, बचा 3, 3 में 5 को ऐड कर दिया तो 8 आ गया। सेम 7 में से 3 गया 4, 4 में 2 ऐड कर दिया तो आ गया 6। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माफ़ करिएगा, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 - 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे चले जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन बिलो अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन्स रेस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है उसमें से 3 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यू हैव टू कंसिडर दी स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follow from the given statement. तो कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और कुछ यहाँ पे conclusions दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कंक्लूजन, कौन सा कंक्लूजन सही है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट है, पिक्चर कैन टेल अ स्टोरी। पिक्चर कहानियाँ बता सकती हैं। ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर्स, सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स। कह रहे हैं कि पिक्चर्स कहानियाँ बता सकती है, सारी की सारी जो स्टोरी बुक्स हैं उसमें पिक्चर्स हैं और कुछ स्टोरी बुक्स में वर्ड्स हैं। फिर कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट का कि पिक्चर्स कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स कैन। क्या इस स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि ऐसा कहा गया है कि पिक्चर स्टोरी ज़्यादा अच्छे से बता सकती है वर्ड्स के? तो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ऐसा कुछ प्रूव नहीं होता है कि वर्ड्स ज़्यादा बेहतर ढंग से स्टोरी को बता सकते हैं या पिक्चर। ओके, तो ये पहला कंक्लूजन तो एलिमिनेट हम कर देंगे। दूसरा है, द स्टोरीज इन स्टोरी बुक्स आर वेरी सिंपल। ये भी नहीं लिखा गया है स्टेटमेंट, कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि स्टोरी में जो स्टोरीज होते हैं बुक्स में वो बहुत सिंपल होते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है, सम स्टोरी बुक्स हैव बोथ वर्ड्स एंड पिक्चर्स। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? कुछ स्टोरी बुक्स में सिर्फ कुछ स्टोरी बुक्स में दोनों होते हैं, वर्ड्स और पिक्चर्स दोनों। तो हाँ, ये इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऑल स्टोरी बुक्स हैव पिक्चर्स, ये पिक्चर मान लेते हैं, और सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स, और कुछ में वर्ड्स भी होते हैं। तो यानी कि कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसमें वर्ड्स भी है और पिक्चर्स भी है। तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ओके, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are 5 houses P, Q, R, S and T. P is right of Q and T is left of R. अभी देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ये एक लाइन हम ले लेते हैं, स्ट्रीट है, बिल्कुल कि बोल रहा है कि 5 घर हैं। P is right of Q, जो P है वो Q के राइट में है, तो चलिए P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। उसके बाद कह रहा है कि P is right of Q and T is left of R, और T जो है वो R के लेफ्ट में है। तो चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसको कहाँ हम इस साइड पे रख सकते हैं और इस साइड पे रख सकते हैं, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं T और R को। T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P। ओके, अब पता चल गया। फिर T जो है P के राइट में है लेकिन R के लेफ्ट में है, तो R ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। Q इज राइट ऑफ S, और Q बोले कि S के राइट में, तो S यहाँ पे होगा।
आप पूछ रहे हैं कि विच हाउस इज इन द मिडिल, अब कौन सा हाउस मिडिल में है, तो यहाँ पे पी जो है वो बिल्कुल मिडिल में नजर आ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। यहाँ पे क्या आएगा खाली स्थान में, ताकि ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फिगर आएगा। तो ये आएगा क्या, कौन सा आएगा, ए बी सी। तो बी सी तो पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये देखिए कुछ ये जो है ये अंडे इसके ये कुछ अलग तरीके से, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 और बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेट है, ठीक है। और नीचे मतलब ऐसे है, ऐसे करके है तो हैं 5 तो हैं, लेकिन ऐसा नीचे ऐसा लगा हुआ है, और जो सिर्फ ए ऑप्शन में नज़र आ रहा है तो ए ऑप्शन ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इधर होना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो ए ऑप्शन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो ट्राइंगल्स को काउंट करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो सॉरी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स 10 है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बेस देखिए, बेस में काउंट करिए कि कितने पार्टीशन है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10 ट्राइंगल्स है इस टोटल में। आप काउंट कर लीजिए, काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। एक सर्कुलर शीट ऑफ पेपर को फोल्ड किया गया, पंच्ड वंस एंड देन अनफोल्डेड, पंच किया गया और फिर अनफोल्ड किया गया। फाइंड आउट द मैनर इन विच द पेपर वॉज फोल्डेड। अभी देखिए पहले फोल्ड किया गया होगा, उसके बाद अनफोल्ड करने पे कुछ इस तरीके का ये निकल के आया। तो कैसे किया होगा, सबसे पहले कैसे किया होगा, ऐसे, फिर खोला गया होगा, या ऐसे एक बार पंच करके खोला गया उसको, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो डी ऑप्शन, एक ही बार पंच किया गया, तो एक बार पंच किया गया, अभी ऐसा खोला होगा तो कुछ इस तरीके से निकल के आया होगा पूरा खोलने पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। अभी ये किस में एम्बेडेड है या हिडन है, इनमें से किस में, तो गौर से देखिए आपको पता चल जाएगा ये किस में है, तो ये इसमें है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट इमेज ऑफ द पिक्चर इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर के सामने रखने पे कैसी फिगर बन के आएगी इनमें से, इसको अगर रख दें आप मिरर के सामने, तो हमें पता है कि मिरर के सामने रखने पे जो जितना नज़दीक होता है वो उतना नज़दीक दिखाई देता है, और जो जितना दूर होता है वो उतना दूर होता है। तो 2 तो कभी क्या होगा, यहाँ पे किसको किस डायरेक्शन में रखा गया, ये जानने वाली बात है सबसे पहले तो देखिए मान लें मिरर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये 2 तो यहाँ पे पीछे दिखेगा ना, और वो भी ऐसे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसा किस में है ये पहले पता करिए। तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, बच्चा ए बी सी। अभी हम जी पे ध्यान देंगे, तो जी पे भी हमने ध्यान दे दिया, चलो जी भी सही है। ओके, जी आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले इस पे ध्यान दें तो ये ऊपर की तरफ आना चाहिए था, इसमें नीचे है, तो ये एलिमिनेट हो गया। और ये जो है बचा क्या, बचा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one set of letters when subsequently placed at the gaps in the given letter series shall complete it। तो क्या बनेगा, देखिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 4 का पेयर हम बनाएंगे, सी सी बी ए, बी बी सी ए, ओके, ए बी सी एंड सी सी बी ए।
उसके बाद बी बच जाएगा। तो क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका? 22 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इस जितने भी गैप्स है उसमें ए ऑप्शन में से रख के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू बिगिनिंग कोडिंग A1 B3 एंड सो ऑन। कह रहा है कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश लेटर्स के, उसको आप ऑड नंबर से असाइन कर दीजिए। जैसे ए को 1 दे दिया, बी को 3 दे दिया, सी को 5 दे दिया, डी को 7 दे दिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्नेक। तो स्नेक का टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? तो स्नेक में क्या क्या है? SNAKE। ओके, तो एस को क्या लेटर असाइन किया होगा? तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, जैसे ABC 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा करके। ठीक है, तो एस का जो आ जाएगा हमारा, एस को मिल जाएगा, एस को जो असाइन होगा वो ऑड नंबर होगा 37, एन को होगा 27, ए को होगा 1, के को होगा 21 एंड ई को होगा 9। अब इन सबको ऐड कर दीजिएगा ना, तो सबको ऐड करने के बाद आएगा 105। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल। प्रीति ने राहुल से ज़्यादा स्कोर किया। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना एंड मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या। हु स्कोर्ड लोअर? सबसे कम किसने स्कोर किया? तो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रीति स्कोर्ड मोर देन राहुल। तो चलिए, प्रीति इज मोर देन राहुल। उसके बाद कह रहा है कि यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू। यमुना स्कोर्ड एज मच एज दिव्या, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कह रहा है कि लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू। लोकिता ने मंजू से कम स्कोर किया, यानी कि मंजू ने लोकिता से ज़्यादा स्कोर किया। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना। अब राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना। ओके, मंजू स्कोर्ड लेस देन दिव्या। और मंजू जो है, यानी कि कुछ इस तरीके से अब बन रहा है ना, देखिए कुछ इस तरीके से बन गया। एकदम आप फॉलो करते आ रहे तो कुछ इस तरीके से बन गया, मंजू एंड लोकिता। तो सबसे कम किसने स्कोर किया, यहाँ से पता चल रहा है सबसे कम लोकिता ने स्कोर किया। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर लेटर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। यहाँ से मिसिंग नंबर और लेटर्स को ढूंढिए। तो RST, यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे LMN। तो अगर आप कुछ यहाँ से चले तो LMN OPQ RST, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? O आना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से चला हमने, फिर ऊपर फिर नीचे की तरफ LMN OPQ RST। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फिगर एंड फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्सन्स हु आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड बट नॉट कन्फर्म्ड। ये रीजन को आपको रीड करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से लोग हैं जो कि एजुकेटेड भी है, अनएम्प्लॉयड भी है, लेकिन कंफर्म्ड नहीं है। तो ये है एम्प्लॉयड का रीजन, ये है कंफर्म्ड इन जॉब, ये ट्रायंगल वाले। ठीक है, और ये है इधर वाला सर्किल है एजुकेटेड। तो इसमें से देखिए जो बी है वो एजुकेटेड भी है और डी है वो एजुकेटेड भी है और एम्प्लॉयड भी है, लेकिन कंफर्म्ड नहीं है। तो बी और डी सही आंसर हो जाएगा। बी एंड डी आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड बट नॉट कंफर्म्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 100 families in the neighborhood 50 have radios, 75 have TVs, 25 have VCRs and also have TV. If some families have radio only, how many have only TV? ठीक है, आपको ये देख करके बताना है कि आपके नेबरहुड में कुछ 100 फैमिलीज रहती हैं जिनमें से 50 के पास रेडियो है, 75 के पास टीवी है और 25 के पास VCR है। इन बस 100 में से ओनली 10 फैमिली, लेकिन 100 ये याद रखिए, ओनली 10 families have all 3 and each VCR. Owner has TV.
तो आपको बताना है, जैसा हमें पता है कि देखिए ये मान लेते हैं रेडियो है, ये मान लेते हैं टीवी है, और ये मान लेते हैं वीसीआर है। तो 75 टीवीज, 50 रेडियोज एंड 25 वीसीआर। ओके, ये रीजन वीसीआर का है। तो कह रहा है कि 50 हैव रेडियोज, तो चलो दे दिया। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ओनली 10 फैमिलीज हैव ऑल थ्री, तो ऑल थ्री का रीज़न क्या है, ये वाला रीज़न जो है ये ऑल थ्री का है, तो इसमें 10 आ जाएगा। ओके, ऑल थ्री, रेडियो टीवी और वीसीआर सबके पास है। तो वीसीआर 25 था, तो यहाँ पे वीसीआर और टीवी वाला कितना बचा, 15, क्योंकि 25 था टोटल, यहाँ पे 15 आ गया। वैसे ही जब यहाँ पे 15 आ गया, 15 एंड 10 तो टोटल होता है 25, 15 एंड 10 टोटल होता है 25। अभी रेडियो टोटल 50 था, तो रेडियो टोटल 50 था, तो इसमें से देखिए 10 के पास रेडियो भी है और 15 के पास जो है 15 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं फिर से बनाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ये पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं। ये देखिए ये है आपका रेडियो, ये है आपका टीवी, बड़ा बना देता हूँ, वेट, दिस इज रेडियो, दिस इज टीवी एंड दिस वन इज वीसीआर। तो तीनों 10 लोगों के पास है, तो जब तीनों 10 लोगों के पास है तो वीसीआर जिसके पास था तो उसके पास वीसीआर भी होगा और टीवी भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर टीवी है, 75 लोगों के पास टीवी है, तो ये तो तय है कि जिसके पास वीसीआर उसके पास अब टीवी भी होगा। तो 25 में से 10 के पास से रेडियो है, तो 15 के पास वीसीआर और टीवी दोनों है। ओके, 15 के पास। वैसे ही 50 रेडियो था, तो 10 के पास रेडियो एंड टीवी दोनों है, तो 15 और के पास वीसीआर और टीवी भी होगा, और बचेगा जो उसके पास सिर्फ रेडियो होगा 25 के पास। वैसे ही अब देखिए, अब इस रीजन में, टीवी वाले रीजन में 15, 15, 30 और 10, 45 लोगों के पास क्या है, रेडियो और वीसीआर मिला के है, तो बच्चे 35, तो 35 के पास सिर्फ और सिर्फ टीवी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, कल के पहले, ठीक है, जो दिन था वो था ठीक है, वो दिन था संडे, तो व्हाट डे विल इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, तो उसके 3 दिन के बाद डे आफ्टर, मतलब डे आफ्टर टुमारो, परसों के 3 दिन बाद क्या आएगा, तो आप काउंट कर लीजिएगा, सिंपली काउंट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो जो दिन आएगा वो वापस से संडे आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ टेलीविजन बायर्स फॉर द ईयर 1990। अभी ये कुछ डेटा दिया गया है, इसके बेसिस पे 1990 में कितने लोगों ने टेलीविज़न खरीदा होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कितने लोगों ने खरीदा, देखिए ये सीरीज़ का ही क्वेश्चन समझ लीजिए। 447 लोगों ने, उसके बाद 458 लोगों ने, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 447 लोगों ने खरीदा, 458 लोगों ने खरीदा अगले साल, फिर 489 ने खरीदा, उसके बाद 540 ने खरीदा, और उसके बाद क्या खरीदेगा। तो अगर हम इसको पैटर्न बनाए तो 447 के बाद कितना इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ 11 का, उसके बाद इसके और इसके बीच में कितने का इंक्रीमेंट आया, 31 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 51 से इंक्रीज़ हुआ, देख रहे हैं 11, 20, 31, 20, 51, तो अब कितने से इंक्रीज़ होना चाहिए, 71 से, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो ये तो हो गया, 20 से बढ़ रहे हैं, तो 71 को जब हम ऐड कर देंगे 540 में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 540 में जब हम 71 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 540 प्लस 71 क्या आंसर हो जाएगा, माफ़ करिएगा ये कहीं भी टच हो जा रहा है और ये हिल जा रहा है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, प्लीज़ बेयर विद इट। तो देख लेते हैं
वेट 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 गाइस, वेट। ठीक है, 540 प्लस 71 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 540 प्लस 71 611। ठीक है, तो 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30th क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चंस देयर आर टू सेट्स ऑफ टू प्रॉब्लम्स फिगर्स। क्वेश्चन में क्या है कि दो सेट दिए गए हैं, दो प्रॉब्लम फिगर्स के। द सेकंड सेट हैज़ अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो इसको देखिए कैसे हमने किया हुआ है, सिमिलर रिलेशनशिप बताना है। तो ये ट्रायंगल नीचे था और ये वर्टिकली बीच से बाइसेक्ट हुआ था, लेकिन ऊपर देखें तो ये हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, और ये नीचे आ जा रहा है, सर्कल नीचे आ जा रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली बाइसेक्ट हो रहा है तो ये ऊपर जाके हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट होगा और सर्कल नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 30 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 31st क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन 4 फिगर्स A, B, C and D have been given in each questions. Out of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. इन 4 फिगर्स में से 3 तो सिमिलर है लेकिन एक थोड़ा अलग है। तो वो कैसे अलग है, तो अगर सब फिगर में A में देखें एंड C में देखें एंड D में देखें तो नीचे का जो है ये बिल्कुल U के शेप में है, लेकिन ये B में V के शेप में है, तो B अलग हो जाएगा। ठीक है, B ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर सर्कल्स रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स स्टडिंग 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इन सर्कल्स में से स्टूडेंट्स अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। मान लीजिए ये मैथ्स है, ये साइंस है एंड ये मान लेते हैं हम कॉमर्स है। ओके, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी ऑल दी 3 सब्जेक्ट। तो इनमें से कितने स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो तीनों का रीज़न जो ये 3 है ना, ये 3 वाला रीज़न तीनों का रीज़न है, ये 3 तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। ये 3 डिफरेंट पोजीशंस दिए गए हैं डाइस के। विच नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑपोजिट नंबर 3। तो 3 के ऑपोजिट क्या आएगा। तो सिंपल से इसका रूल होता है, रूल क्या होता है कि आपको 2 कॉमन नंबर्स उठाने हैं। 2 ऐसे डाइस को उठाइए जिसमें कॉमन नंबर्स हैं। तो चाहे आप पहले और दूसरे डाइस को उठा लीजिए या दूसरे तीसरे डाइस को उठा लीजिए। तो देखिए पहले में 5 है, पहले में 5 है और दूसरे में भी 5 है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे कॉमन नंबर से। तो 5 के बाद क्या चाहेगा, 1 एंड 4। तो 5, 1 एंड 4, और उसके नीचे लिख देंगे दूसरे लेटर में अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो 5, 2 एंड 6, 5, 2 एंड 6। तो ये जो आमने सामने के नंबर है ना ऑपोजिट है। 4 के ऑपोजिट है 6, 1 के ऑपोजिट है 2, तो 5 के ऑपोजिट क्या होगा, कोई एक नंबर मिसिंग है ना 3, तो 3 हो जाएगा 5 के। 1, 2, 4, 6 तो है, तो 33 क्या हो जाएगा 5 के ऑपोजिट। वेट वेट वेट, 5, 1 एंड 4, 5, 2 एंड 6। ओके, इसमें से हमें पता नहीं चल रहा है कि 5 के ऑपोजिट क्या है। 5 के ऑपोजिट 5 ही यहाँ पे गिवन है, लेकिन तो हम 2 एंड 3 दूसरे डाइस को अगर हम देखें, इस डाइस को अगर हम देखें तो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो 6 से अगर हम उल्टा चलना शुरू करते हैं, 6, 5, वेट, 6, 5 एंड 2, 5 एंड 2। वैसे ही यहाँ पे 6, 3 एंड 1, 6, 3 एंड 1। ओके, तो पूछ क्या रहा है, अच्छा हाँ सही सही आंसर था, सही आंसर था गाइस। पहले वाले में भी सही था। तो 3 का ऑपोजिट तो 5 है ना, मुझे लगा 5 का ऑपोजिट पूछ रहा है। हाँ, 3 का ऑपोजिट 5 ही है। ओके, 3 का ऑपोजिट 5, इसमें भी सेम आंसर आएगा। 5, 1, 4 एंटी क्लॉकवाइज चल गए और दूसरे में भी चल गए 5, 2 एंड 6। तो यहाँ पे भी 3, 5 का ऑपोजिट मिसिंग नंबर क्या है 3, तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 का ऑपोजिट 5 है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। 3 का ऑपोजिट क्या है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ अ स्क्वायर और सर्कल और ट्राइंगल और रेक्टेंगल
is in the question figure and the other one is among the 4 answers A, B, C and D are given. Find out. अभी यहाँ पे क्या हम ऐड करें कि ये प्रॉपर कुछ शेप ले ले, तो प्रॉपर शेप लेने के लिए कुछ इस तरीके से हमें आना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, वो कुछ इस तरीके का वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर्स ए, बी, सी एंड डी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन एक्स। इन सबको मिलाने के बाद क्या बनेगा, इनमें से क्या बन जाएगा। तो 35 को अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही से अगर मिलाओगे ना तो आपका जो ये बी ऑप्शन है ये बन जाएगा आपका। ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 52 लिव्स 33 एज रिमाइंडर। ओके, व्हेन डिवाइडेड बाय 78 लिव्स 59 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 117 लिव्स 98 एज रिमाइंडर। उस लिस्ट नंबर का डिजिट को अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, जिसको 52 से डिवाइड करने पे 33 रिमाइंडर आता है, 78 से डिवाइड करने पे 59 रिमाइंडर आता है और 117 से डिवाइड करने पे 98 रिमाइंडर आता है। तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है गाइस। 52 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है, 33। तो 52 माइनस 33 कर देंगे। तो 52 माइनस 33 इज इक्वल टू 78 माइनस 59 इज इक्वल टू 117 माइनस 98। अब इन सब को अगर आप करेंगे ना डिफरेंशिएट, तो सबका जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है आपका। ठीक है, 52 में से 33 अगर आप लेस करोगे तो कितना आएगा, 19। 78 में से 59 लेस करोगे तो भी आपका आएगा 19, और सबको करने से 19 लेस आता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करना क्या है, 52, 78 और 117 का एलसीएम ले लेना है, और उसमें जब जितना एलसीएम आएगा उसमें क्या करना है, हमें उसमें 19 को ऐड कर देना है। ओके, तो कर लेते हैं। तो जब आप 52, 78 और 117 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा, एलसीएम मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम आता है, तो आएगा 468 और उसमें 19 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 19 को लेस करेंगे, नॉट ऐड करेंगे, लेस करेंगे, तो माइनस कर देंगे 19। 468 माइनस 19 तो आ जाएगा हमारा 449। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 449। 449 जब आ गया तो उनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, 449। तो 4 + 9 17 इज द करेक्ट आंसर। 36 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। कह रहा है कि 15 आर्टिकल का या किसी 15 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस से, तो गेन परसेंट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल एक्स है। अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट, 1 आर्टिकल कॉस्ट अगर एक्स है, क्लियर है, तो 15 का कितना होगा कॉस्ट, 15x, और ये तो 15x का जो कॉस्ट है वो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, यानी कि 12 आर्टिकल को बेच रहे हैं 15x में, जबकि 12 आर्टिकल को बनाने में कितना लगा होगा, 12 × x 12x, तो यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3x का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3x अपॉन 12x जो कॉस्ट आया इनटू 100 करने पे हमारा निकल के आता है गेन परसेंटेज। जब x से x कट गया, 3 से 12 कट गया एंड 4 से 100 कट गया 25 से, यानी कि 25% का गेन आ रहा है। ठीक है, तो 25% का गेन परसेंटेज आ गया हमारा, 25% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 लीटर of milk was poured under a tub and the tub was found to be 5% empty। 38 लीटर मिल्क जब डाला गया किसी टब में तो पता चला कि वो 5% एम्प्टी है अभी। टू कम्प्लीटली फिल द टब व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल मिल्क मस्ट बी पोर्ड। तो पूरा टैंक को पूरा भरने के लिए कितना ज़्यादा और मिल्क उसमें डालना पड़ेगा। तो देखिए, जब 38 लीटर डाला गया तो 5% एम्प्टी है, यानी कि वो जो 38 लीटर है वो इक्वल टू 95% है।
इससे ये तो पता चल गया कि वो जो 38 लीटर है वो इक्वल टू 95% है। क्लियर है? तो जब 95% 38 लीटर है तो 100% क्या होगा? तो x का 95% 38 होता है, तो कुछ नहीं करना है, 38 अपॉन 95 इंटू 100 कर देना है। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा 40, यानी कि 40 लीटर टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए। 38 लीटर आप ऑलरेडी डाल चुके हो, तो 2 लीटर और डाल दोगे। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Prakash, Sunil and Anil started a business jointly investing 11 lakhs, 16.5 lakhs and 8.25 lakhs respectively. The profit earned by them in the business at the end of 3 years was 19.5 lakhs. What will be the 50% of Anil's shares in the profit? अनिल, प्रकाश, सुनील और अनिल ने बिजनेस शुरू किया। अब उनका शेयर था 11 लाख, 16.5 लाख यानी कि 16.5 लैक्स एंड 8.25 लैक्स। तो ये जो उनका शेयर था, सबसे पहले तो इनको आप कन्वर्ट कर दीजिए किस में? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो में। अभी इतने अमाउंट को लेके हम नहीं चलेंगे, तो 11:16.5:8.25। अब इसको पॉइंट को हटाना है हमें, सिंपली इसको करना क्या है, रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। तो सबको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आप 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, लेकिन मैं 4 से किस लिए कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। 4 से जब मैं करूँगा ना तो आ जाएगा 44:66:33। अब सारा 11 का क्या आ गया, 11 का फैक्टर आ गया। ओके, 11 का मल्टीपल आ गया। ओके, मल्टीपल। तो अब 11 से इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4:6:3। ये आ गया रेशियो हमारा। अब देखिए कितना सही आ गया, 4:6:3 का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आ गया प्रकाश, सुनील और अनिल के बीच का। अब कह रहा है कि उस साल का प्रॉफिट जो हुआ बिजनेस एट द एंड ऑफ 3 years वॉज 19.5 लैक्स। 19.5 लैक्स उसका प्रॉफिट आया। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द 50% ऑफ अनिल शेयर। तो अनिल का शेयर कितना है एक्चुअली? अनिल का शेयर है 3 के रेशियो में, तो 50% कितना होगा? तो सबसे पहले तो निकाल लीजिए 19.5 लाख का 3। तो कैसे निकालेंगे, 19.5 इंटू 3 अपॉन 6 + 4 + 3 13। तो आ जाएगा इससे निकल के आपका अनिल का शेयर वो होता है 2.25 लाख। तो 2.25 लाख तो पूरा शेयर है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका हाँ ठीक है, अनिल शेयर इन द प्रॉफिट। ओके, हाँ ठीक है, 2.25 लाख हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। किसी इंसान ने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पे क्या लिया, लोन लिया। ओके, लोन तो ले लिया। ही लेंडेड 50% ऑफ दिस मनी टू अनदर पर्सन। अब उसमें से जितना उसने लोन लिया उसमें से 50% अमाउंट को उसने अलग किसी इंसान को लोन दे दिया 10% के रेट से, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर एनम। और उसने प्रॉफिट अर्न किया 3205 रुपये का 4 साल के बाद। तो उस इंसान ने कितने पैसे बोरो किए होंगे, आपको ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या चलेंगे, हम वैसे तो फॉर्मूला से चल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें बस ये वाला अप्लाई करना है, क्योंकि आधा उसने लगाया। चलिए देखिए, उसने जब 5% के रेट से लिया होगा और जितना उसने लिया और जितना उसने लगाया उसमें से जो इंटरेस्ट आया उसमें उसने प्रॉफिट अर्न किया 3205 रुपये का। फॉर एग्जांपल उसने x रुपये उधार लिए थे, तो x का 50% उसने लगा दिया। मान लीजिए p उसने प्रिंसिपल लिया था ना, मान लेते हैं p उसने पैसे लिए थे, तो उसमें से आधे उसने इंटरेस्ट पे लगा दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है, अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा, p/2 इंटू 1 प्लस रेट 10% के रेट से लगाया अपॉन 100 टू दी पावर 4 4 साल के लिए -1। तो ये तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा, माइनस उसने जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट उसे देना भी तो पड़ेगा। तो p इंटू, क्योंकि उसने सिंपल लिया तो प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है 5% पे लिया, इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 years अपॉन 100। अब इसका जो प्रॉफिट आया ना वो आ गया 3205 रुपये।
तो अब आप इसे करके पी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब आप पी की वैल्यू निकालोगे तो आएगा आपका कितना, 80,000 रुपीज़। तो ए ऑप्शन सही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी 80,000 नहीं आएगा, 1 लाख आएगा। कितना आएगा, 1 लाख। ओके, 1 लाख रुपीज़। अब क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आंसर आपको पता ही है, 1 लाख है तो 1 लाख का आप निकाल सकते हो। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, उसमें से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपका 3205 रुपये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 8400 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 1/5 1/6 इज टू 1/10, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। अभी ये रेशियो 1/5 में है, तो इसे तो सबसे पहले हम थोड़ा सही कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको अच्छे रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन से हटा करके विदाउट फ्रैक्शन वाले रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो विदाउट फ्रैक्शन वाले रेशियो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 1/5 इज टू 1/6 इज टू 1/10। इन तीनों को जब हम सेम लाना है, ठीक है, तो मान लेते हैं नीचे ऊपर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कर देते हैं 6 से, इसको कर देते हैं 5 से, ऊपर नीचे दोनों, इसको कर देते हैं 3 से, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से कर सकते हैं ना। तो आ जाएगा क्या, 5/30 इज टू 6/30 इज टू 3/30, यानी कि अब सबके नीचे 30 आ गया। तो हमें पता चल गया कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6:3। ओके, इनका रेशियो क्या आ गया, 5:6:3। अब इतना तो हमें निकल के आ गया कि इनका रेशियो आ गया 6:5:3, नॉट 5:6:3, 6:5:3। ओके, ये रेशियो आ गया। अब कह रहे हैं कि 8400 को जब डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर क्या आ गया, तो ए का शेयर क्या होगा, 6, कितने का, 6 5 11 14 का, 6, यानी कि 6/14 इसका शेयर है। तो 8400 इंटू 6/14 जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा निकल के 3600 रुपीज़। तो ए का शेयर कितना आ गया, 3600 रुपीज़। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देयर आर 45 मेल एंड 15 फीमेल एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इफ़ द मीन सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉयज़ इज 4800। कह रहा है कि एक ऑफिस में 45 मेल है, मेल कितने हैं 45 और फीमेल कितनी है 15। ओके, कह रहा है कि इफ़ द मैन सैलरी ऑफ द 60 एम्प्लॉय इज़ 4800, अगर टोटल 60 एम्प्लॉयज़ का मीन सैलरी 4800 है तो टोटल सैलरी कितनी देनी पड़ती होगी उनको। तो 60 इंटू 4800 करेंगे, 60 इंटू 4800 जब हम कर देंगे तो टोटल आपका ऑफिस का टोटल सैलरी निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,88,000। ओके, 2,88,000, 2,88,000। अब अगर हम बात करें कि मेल की सैलरी की, तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मीन सैलरी फीमेल का निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम मेल की सैलरी अगर निकाल लेंगे तो हम फीमेल की मीन सैलरी निकाल सकते हैं। तो मेल एम्प्लॉयज़ की सैलरी है 45,000 मीन सैलरी, सॉरी हाँ 5,000, और मेल का जो पॉपुलेशन है वो 45 है। तो 45 इंटू 5,000 हम अगर कर देंगे तो मेल की सैलरी निकल के आ जाएगी और ये आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। अब टोटल सैलरी 2,88,000 और मेल की 2,25,000। तो 2,88,000 में से 2,25,000 को हम लेस कर देंगे तो फीमेल की सैलरी निकल के आ जाएगी। तो 15 फीमेल की सैलरी निकल के आ गई 2,88,000 माइनस 2,25,000, यानी कि 63,000। ओके, अब 63,000 कितने फीमेल की सैलरी है 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो उनकी मीन सैलरी निकल के आ जाएगी जो कि 4,200 आ जाएगी। तो 4,200 ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टेशन, एक ट्रेन ने एक स्टेशन से स्टार्ट किया विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कुछ पैसेंजर्स के साथ। एट द फर्स्ट हॉल्ट 1/3 ऑफ इट्स पैसेंजर गॉट डाउन एंड 120 पैसेंजर गॉट इन। उसके बाद एट द सेकेंड हॉल्ट half of the passenger got down and 100 passengers got in. Then the train left for its destination with 240 passengers. कह रहा है कि एक ट्रेन चली
तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे कि हाउ मेनी पैसेंजर्स वर देयर इन ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड। तो जब एक ट्रेन चली तो पहले स्टेशन पे जब वो पहुंची तो 1/3 जो लोग थे ट्रेन में वो उतर गए और 120 लोग चढ़ गए। फिर दूसरे हॉल्ट पे जितने भी पॉपुलेशन थी ट्रेन में उसका सेकंड उतर गए, मतलब सेकंड पे हाफ उतर गए, मतलब टोटल का हाफ उतर गया और 100 पैसेंजर्स चढ़ गए। अब बोल रहे हैं कि इतने के बाद सेकंड हॉल्ट के बाद इतना होने के बाद जो ट्रेन वहाँ से चली तब उसमें 240 पैसेंजर्स थे। तो हमें पता करना है कि जब ट्रेन चलना शुरू हुई होगी तो कितने पैसेंजर्स रहे होंगे। ओके, तो मान लेते कि x पैसेंजर्स था जब ट्रेन चलना शुरू हुआ। तो फर्स्ट हॉल्ट पे पहुंचने पे पहले x थे, तो फर्स्ट हॉल्ट पे जब पहुंचा होगा फर्स्ट हॉल्ट मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट हॉल्ट पे HLT चलिए, तो x का कितने उतर गए, 1/3 उतर गया, तो x माइनस एक्स बाई 3 उतर गए और चढ़ गए कितने, 120 चढ़ गए। ठीक है, तो कितना हो गया 2x/3 प्लस 120, इतने पैसेंजर्स हैं फर्स्ट हॉल्ट के बाद। अब सेकेंड हॉल्ट पे जब वो पहुंची तो उसमें से आधे उतर गए, तो आधे उतर गए तो हम क्या करेंगे, कि 2x/3 प्लस 120 इतने थे, इसमें से आधे उतर गए तो 1/2 इंटू 2x/3 प्लस 120 का आधा उतर गए और चढ़ गए 100। ठीक है, तो इसको करने के बाद आपका अल्टीमेटली आ जाएगा क्या, 240 पैसेंजर्स बचे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, कि जब ट्रेन चलना शुरू हुई उस समय भी उसमें कितने पैसेंजर्स थे, 240 पैसेंजर्स थे। ठीक है, तो इक्वेशन मैंने आपको बता दिया है, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 240 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इफ d is the length of the other diagonal, then which one of the following is correct। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम में जो साइड्स हैं पैरेललोग्राम के वो 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, और एक डायगोनल कह रहा है कि उसमें से 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हम D1 मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। तो आपको पूछ रहा है कि D 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अदर का अच्छा वेट वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और कह रहा है कि इफ़ D इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, और दूसरा डायगोनल का लेंथ D है, तो आपको बताना है कि D इनमें से क्या होगा, D के लिए कौन सा इक्वेशन बिल्कुल सही बैठता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि उस इक्वेशन की। तो मान लीजिए ये आपका है पैरेललोग्राम में एक कह रहा है कि एक है 8 सेंटीमीटर का, एक है 12 सेंटीमीटर का साइड आपका, एक डायगोनल है आपका 10 सेंटीमीटर का। ओके, तो कह रहे हैं कि दूसरा डायगोनल मान लीजिए अगर D है। ओके, तो इसमें से क्या इक्वेशन सही होगा, तो पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम में जो होता है एक इक्वेशन होता है D का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, यानी कि दोनों डायगोनल के स्क्वायर को अगर ऐड कर दे तो वो होता है 2 इंटू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इक्वेशन ऐसा बनता है D का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो D तो हमें पता है कि 10 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू L हमें पता है L और B, 8 एंड 12, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 100 प्लस D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 144 है ना, 64 प्लस 144 आ जाएगा 208 इंटू 2, तो 208 इंटू 2 तो आ जाएगा कितना 416। अब D1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 416 माइनस 100 तो 316, तो D कितना हो जाएगा √316, तो √316 की वैल्यू होती है 17.76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या पता चला D1 इज इक्वल टू 17.76 सेंटीमीटर। इससे कौन सा इक्वेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या
पहला हो रहा है कि d इज लेस देन 8 सेंटीमीटर, नहीं, d तो बड़ा है 8 से क्योंकि 17 के बराबर है। d 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन लेस देन d एंड d इज लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये भी नहीं, सीधी सी बात है, d जो है ये 12 सेंटीमीटर से भी बड़ा है, तो d ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है क्योंकि d की वैल्यू है कम 17.76 के बराबर, तो d ऑप्शन जो है d इज ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ x इन द इक्वेशन, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है कि बोथ साइड का स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर आप करोगे x प्लस 1 x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसको अगर आप y मान लेते हो, लेट x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। ठीक है, तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/6। आपको x इज इक्वल x अपॉन 1 माइनस एक्स को मान लेना है y और तब जा कर के सॉल्व करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा वो 9/13 आ जाएगा। ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ करने के लिए। अब क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली इन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब इस टेबल को स्टडी करके आंसर देना है आपको। कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन आर इन 2005 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। आर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने 2005 में जितने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया वो पिछले साल से ज़्यादा था, तो कितने परसेंट से ज़्यादा था ये बताना है। तो 2005 में आर ने रिक्रूट किया 472 को, 2004 में किया था 418 को, तो कितने से किया, मतलब कितने ज़्यादा को किया, तो इसने जो ज़्यादा किया वो किया 54 ज़्यादा किया, तो 418 का 54 कितना परसेंट होता है ये निकाल देना है। तो जब ये आप निकालोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 12.92%। ओके, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना था। 54 ज़्यादा किया तो 54 इंटू 100 और बेस ले लेंगे 418 को, तो आपका आ जाएगा इतना। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन T in the year 2008 forms approximately what percent of the total number of executives recruited by all the organizations together in that year। T ने 2008 में जितना रिक्रूटमेंट किया वो ओवरऑल सारे ऑर्गेनाइजेशन का अगर मिला ले तो उस सारे ऑर्गेनाइजेशन का कितना परसेंट था। तो देखिए टी ने कितना किया सबसे पहले ये जानते हैं। तो टी ने किया 2008 में 510 को, और बाकी सारों ने कितना किया इन सबको ऐड कर देंगे, 498, 512, 422, 485 एंड 427। तो इन सबको करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 2854। तो 2854 का 510 कितना परसेंट होता है, तो 510 अपॉन 2854 इंटू 100, तो आपका निकल के आ जाएगा 18% आंसर। ओके, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 47 का 18% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। ओके, इस तरीके से कह रहा है कि अगर उस सर्किल का जो एरिया है वो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम एक आर्क ले लेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये हमारा ए बी सी और इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, तो डी ए डी की अगर हम बात करें, ये ओ है, ठीक है, ये ओ मान लेते हैं इसको। तो ए ओ ए डी की अगर हम बात करें
DAO या OAD, आप जो भी बोल लीजिए। तो सर्किल का हमें पता है कि एरिया है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद तो R यहाँ पे अगर हमें निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना पड़ेगा ना, तो रेडियस जब हमें निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 4 पाई स्क्वायर अगर हमारा ये है 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा, और जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हमारा बना OAD में tan 30 हो जाएगा क्या, tan 30 अगर करेंगे तो P/V होता है, तो OD अपॉन AD, तो AD हमारा निकल के आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि AD तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है और हमें 2AD निकालना है, तो √3 सेंटीमीटर क्या है, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एरिया हम निकाल लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू AB स्क्वायर होता है, तो √3/4 इंटू 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एरिया अल्टीमेटली कितना, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹21,000 अ मैन गेन्स 5%, टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ही हैज़ टू सेल इट फॉर। एक आर्टिकल को 21,000 में बेचने पे एक इंसान को 5% का गेन होता है, तो अगर उसे 15% का गेन चाहिए तो वो उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि 5% प्रॉफिट लेके 21,000 में बेच रहा है, यानी कि 105% में बेच रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 100% कितना होगा। तो 100% अगर हम निकालेंगे तो 100% हमारे निकल के आ जाएगा 20,000, कितना, 20,000। तो 20,000 100% है, तो अब 20,000 का 15% कितना होता है, तो 20,000 का 15% हमारा हो जाएगा 3,000। तो 3,000 यानी कि टोटल कितने में बेचना पड़ेगा, 20,000 प्लस 3,000, यानी कि जब वो 23,000 में बेचेगा तब उसे 15% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ में मैं करके बताया नहीं, मैंने मुँह से बता दिया ऐसे ओरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 10 men or 18 boys can do a work in 15 days, then the number of days required by 15 men and 33 boys to do twice the work is। अगर 10 आदमी और 18 लड़के मिलकर के किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो उसी काम को अगर 15 लड़के और 33 लड़कों से 15 आदमी और 33 लड़कों से कराया जाए तो कितना दिन लगेगा। अगर ट्वाइस काम करना है, उस काम का दुगना काम करना है, तो कितने दिन में वो काम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 10 जो आदमी हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। 10 men और 18 boys can do a work in 15 days, तो 15 डेज में वो कर सकते हैं, ओके। तो अगर 10 men कर सकते हैं 15 डेज में, तो एक कितने दिन में करेगा, 150 डेज में, ओके, 150 डेज में। अगर उसी इंसान को डबल काम करने पड़ेगा ट्वाइस, तो वो कितने दिन में करेगा, 300 डेज में। सिंपल, यहाँ ये समझ में आ गया। तो एक आदमी के एक दिन का काम कितना है, 1/300। अब अगर लड़कों की बात करें तो 18 लड़के करते हैं 15 दिन में, तो एक लड़का करेगा 15 × 18, कितना होता है 15 × 18, ये होता है 270। तो 270 करता है 15 काम को, अगर दुगना काम करना है तो 270 × 2 540 डेज में करेगा। अब यहाँ से एक लड़के का काम, एक दिन का काम निकल के आ गया। तो एक आदमी के एक दिन का काम है 1/300 और एक लड़के के एक दिन का काम 1/540, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आया। अब कह रहा है कि 15 लड़कों और 33 लड़कों से कराया जाए, तो 15/300
प्लस 33 लड़कों से 33/540 से कराया जाए तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो इनको अगर हम आप कर लें तो हमारा निकल के आ जाएगा, टोटल 9 डेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 9 डेज हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश पोर्शन पे। कह रहे हैं कि हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग डैश व्हाट वी हैव। हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग डैश व्हाट वी हैव। तो हैप्पीनेस जो खुशियाँ जो होती है वो कैसे मिलती है, तो खुशियाँ मिलती है कि कंटेंटेड विथ। हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग कंटेंटेड विथ, हमारे पास जो है उसी में खुश रहने से मिलती है। ठीक है, सेटिस्फाइड होने में। नेक्स्ट है his rude behavior is a dash his organization. His rude behavior is disgrace to his organization. Okay, उसके organization के लिए अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है if you had followed the rules you dash disqualified. If you had followed the rules you dash disqualified. You would not have been disqualified. अगर तुमने रूल को फॉलो किया होता तो तुम डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। अब पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है। चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन है पैसेज के बेसिस पे। पैसेज है कि while I stood drinking in the beauty of this placid scene I became conscious of an alteration. यहाँ पे जो पैसेज है ये किस चीज़ के बारे में है, तो एक यात्री है जो कि ट्रेन से सफ़र कर रहा है और रात में ट्रेन अचानक से किसी स्टेशन पे रुकती है और उसके मन में जो जो ख्याल आता है वो इस पैसेज में लिखा है उसने। While I stood drinking in the beauty of this placid scene, I became conscious of an alteration. जब भी मैं पानी पीने के लिए खड़ा हुआ, इस जगह पे थोड़ी सी भयानक जगह थी, अंधेरा था, प्लेसिड मतलब थोड़ी सी डरावनी थी, और तो मैं अचानक से कॉन्शियस हो गया। In a moment the sole porter emerged from his midday nap, operated a signal that clanked noisily into position and then ambled slowly towards me for my return half ticket. Whilst I remarked that his red amiable face and eyes easy-going gait were in perfect harmony with the tranquil surroundings. और अचानक से एक इंसान मतलब उठा, जैसा कोई मिड डे नैप से उठता है वैसे उठा और मेरे तरफ, मेरा हाफ टिकट जो था, रिटर्न हाफ टिकट, उसको चेक करने के लिए मेरे तरफ बढ़ने लगा। ओके, A wisp of smoke on the horizon with a dark snake crawling beneath it announced the approach of the train. और यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कहते हैं कैकोफनी का यूज़ किया हुआ है। उन्होंने बोला है कि अचानक से जो ट्रेन चलने लगी, तो पटरियों के नीचे ट्रेन चलती है तो ऐसा लगा कि चारों तरफ धुआं धुआं था और ऐसा लगा कि सांप जैसे रेंगता है ना, वैसा ट्रेन चलने का ऐसा अनुभव हुआ मुझे। और ये बता रहा था कि ट्रेन अप्रोच कर रही है प्लेटफॉर्म से। एज इट ड्रीव नियरर, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे नज़दीक पहुंचने लगी, द डीप साइलेंस ऑफ द प्लेस वॉज ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड बाय अ क्रिकिंग ऑफ ब्रेक्स एंड हिसिंग ऑफ स्टीम। और जैसे ही धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी और रुकने को होने लगी, तो क्या होने लगा कि जो वो साइलेंस था वो मतलब स्टीम से, जो इंजन है उसके आवाज़ से, हिसिंग से, कैसे वो ट्रेन चलती है तो हिसिंग की आवाज़ आती है और ब्रेक्स लगने पे आवाज़ आती है, तो इस तरीके से वो कुछ आवाज़ होने लगी। द पोर्टर विथ लेजरली एक्सपर्टनेस trundled a couple of milk churns on board. The door was slammed. The guard signaled to the driver, and we moved off, leaving the small station once more to its drowsy silence. और हम धीरे धीरे उस स्टेशन को जैसा वो शांत था वैसे ही शांत छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो क्वेश्चन है what does first break the silence of the station? जो साइलेंस टूटा स्टेशन का वो किसने तोड़ा और कैसे टूटा? तो देखिए जो पोर्टर था उसने तोड़ा। नेक्स्ट है what does the author suggest by the word placid? placid से author क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है? तो the place was quiet and lonely. ठीक है, placid. Read each sentence to find out whether there is an error to any of one part. तो देखिए अब हमें एरर ढूंढना है, तो चलिए ढूंढते हैं। पहले में कह रहा है कि I wanted to see whether they had actually read the notes. तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, बी में एरर है। I wanted to see whether they had actually read the notes, तो वेदर की स्पेलिंग गलत है। ओके, नेक्स्ट है वेदर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 57, they made him
treasurer because they considered him to be honest and efficient, no error. ठीक है, तो क्या होगा इसमें? they made him treasurer, उन्होंने उनको they made him, उसने उसे treasurer बना दिया because they considered, वो क्या consider करते थे उसे? to be honest and efficient, honest और efficient. तो 57 की बात करेंगे तो यहाँ पे to be जो है वो नहीं होगा. they made him treasurer because they considered him honest, to be यहाँ पे नहीं होगा. they considered him honest and efficient. Next है, having finished the paper early he had come out of the hall. ठीक है, he had came out, यहाँ पे came लगा हुआ है, तो जब भी had या have है तो इसके साथ क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. यहाँ पे come होना चाहिए था, came है, तो ये बी में यहाँ पे एरर है. नेक्स्ट है, came की जगह पे क्या होना थे? come होना चाहिए था. नेक्स्ट है, our beloved prime minister is known to the prominent figures all over the world, तो यहाँ पे नो एरर है. ठीक है, बिल्कुल सही है सारा. नेक्स्ट है, each questions below consist of a word in capital letters followed by 4 words or group of words. Select the words or group of words that is most similar in meaning to the words in capital letters. आपको बताना है कि जो सिमिलर, इसका साइनोनिम क्या होगा. तो पैल्पेबल, पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा. तो पैल्पेबल मीन्स इजीली नोटिस्ड, जिसे इजीली नोटिस किया जा सके. तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्वियस. ठीक है, सी सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, असर्प. असर्प का मतलब क्या हो जाएगा? असर्प का मतलब होता है कि असर्प मीन्स टू सीज पावर और पोजीशन ऑफ समबडी विदाउट राइट. किसी के पावर को या किसी के पोस्ट को, पोजीशन को ज़बरदस्ती सीज कर लेना बिना राइट के, बिना अधिकार के, उसे कहते हैं असर्प. तो टू सीज पावर और पोजीशन इलीगली, सी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है, इंटरपिड. इंटरपिड का मतलब क्या होता है? इंटरपिड का मतलब होता है कि वेरी ब्रेव, नॉट अफ्रेड और ऑफ डेंजर. ठीक है, जो बहुत बहादुर है, तो उसे कहते हैं इंटरप्रेट. तो यहाँ पे फियरलेस हो जाएगा, बी ऑप्शन. नेक्स्ट है कि ईच क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर. अब ये एंटोनिम का केस आ गया. तो आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है? आउटलैंडिश का मतलब होता है कि आउटलैंडिश मीन्स ऑड या स्ट्रेंज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो 63 का जो आपका ए है ना, मॉडर्न. आउटलैंडिश का मतलब आउटडेटेड या अजीब, बेकार, तो मॉडर्न हो जाएगा इसका एंटोनिम. नेक्स्ट है, एब्जॉल्व. एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? तो एब्जॉल्व मीन्स टू स्टेट ऑफिशियली दैट समवन इज नॉट गिल्टी. किसी को ऑफिशियली बताना कि वो गिल्टी नहीं है, इसको कहते हैं एब्जॉल्व. तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टू डिक्लेयर समवन गिल्टी. ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, इनफ्लक्स. इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है? इनफ्लक्स मीन्स अराइव्ड और एंट्री ऑफ, मतलब पहुंचना. तो अराइव्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स का उल्टा हो जाएगा एक्सोडस. क्या हो जाएगा? एक्सोडस. तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट है, in the following questions 4 alternatives are given for the idiom, phrase, italicized and underlined in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of idiom या phrase. I cannot get along with a man who plays fast and loose. तो fast and loose जो phrase है या idiom, इसकी जगह पे हम किसका यूज़ कर सकते हैं? तो ठीक है, तो देखिए, I cannot get along with a man who behaves in an unreliable and insincere way. A ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, there is no love lost between two neighbors. There is no love lost between two neighbors. तो इसका क्या हो जाएगा? there is intense dislike. there is intense dislike मतलब कोई भी प्यार नहीं है, dislike है बिल्कुल ही. why do you wish to tread on the toes. तुम क्यों tread on the toes करना चाहते हो? ट्रीड ऑन टोज का मतलब क्या है? कि टू फॉलो या टू 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 क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टू गिव ऑफेंस टू देम. ठीक है, किसी को नाखुश करना. नेक्स्ट है, द प्रोजेक्ट इज कैरिड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग. ये जो प्रोजेक्ट है ये इस साल कैरी करना है, एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग, एंड वी नीड टू कंटिन्यू द वर्क.
कीप द बॉल रोलिंग का मतलब टू कंटिन्यू द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। अभी चलिए आपको बताना है। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन यू पिक मी अप आफ्टर वर्क, तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही कुड पिक मी अप आफ्टर वर्क, तो 70 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी बताना है जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, सिर्फ मोटिवेशन से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी, ठीक है, हायर। नेक्स्ट, however increasing the motivation beyond and dash level tends to beyond an optimal level tends to a dysfunctional result tends to produce a dysfunctional result because it is dashed by an increased level of anxiety, it is accompanied by a इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंजाइटी, तो ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन हैड मुस्लिम लीग पास्ट द रेजोल्यूशन डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट, डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट जो है ये मुस्लिम लीग ने कब ये रेजोल्यूशन पास किया था, तो ये किया था 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ हेल्ड इन डिपॉजिट, पब्लिक जब अब पैसों को करेंसी में कैश फॉर्म में अपने पास रखती है इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग देम इनटू द बैंक, तो इस रेशियो को क्या कहते हैं, इस रेशियो को कहते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ठीक है, क्या कहते हैं, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। नेक्स्ट है द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन, एक एटम का केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, तो किसी भी एटम का जो एक एटम है उसका केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 88th अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड इन कनेक्शन विथ, जो जॉइंट सिटिंग होती है बोथ हाउसेस की इंडियन पार्लियामेंट की, वो किसके कनेक्शन में होती है, किस चीज़ के बारे में होती है, तो ये होती है आपका जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल पास करना होता है तो जॉइंट मीटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन, एक नाव कब डूब जाएगी, जब ये डिस्प्लेस करेगी वाटर इक्वल टू इट्स वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अल्जाइमर, तो अल्जाइमर से कौन सा ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, तो ये होता है ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो केमिकल नेम जो है विटामिन ई का वो है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी है ये कौन सा राइट है, तो ये है लीगल राइट, कौन सा, लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार, अभी तक इंडिया में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, तो एक बार भी नहीं लगी, नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी इज इन द लिक्विडिटी ट्रैप व्हेन, इकोनॉमी को लिक्विडिटी ट्रैप में कहा जाता है जब, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इज मिनिमम, ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड पे मिनिमम हो जाता है तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द अनसीन इंदिरा गांधी, अनसीन इंदिरा गांधी की लेखक कौन है, तो ये है केपी माथुर, कौन है, केपी माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो देखिए इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स एज दे पास थ्रू फूड चेन, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन सिंगापुर ऑन, सुभाष चंद्र बोस ने जो गवर्नमेंट फॉर्म किया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए वो कब किया था, तो ये किया था 21 अक्टूबर 1943 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, लेफर कर्व रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल पॉलिसी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर फाउंड जनरली इन, सेरिब्रल पॉलिसी ज़्यादातर किस में पाया जाता है, तो ज़्यादातर जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रंस, उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज, मिरर जो यूज़ किया जाता है सर्च लाइट में वो क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATF इज रिलेटेड टू, ATF किससे रिलेटेड है, तो ATF एविएशन टैंक फ्यूल आई गेस, ATF का पूरा नाम, तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका सिविल एविएशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, तो एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ ऑफ सरफेस, अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस का क्लोजेस्ट जो एटमॉस्फेयर है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल वुमेन इन इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद पार्टनरशिप ऑफ नीति आयोग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके कोलैबोरेट करके ये गोल डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो ये फेसबुक के साथ कोलैब करके किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किस स्टेट ने टॉप किया है, तो ये किया है कर्नाटका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है Project Soli has recently been in the news. It has launched by which of the following entities? किस entities ने Soli project को launch किया था, तो ये है Google ने किया था। Next question है which has been awarded the 2019 Nobel Prize in Medicine, 2019 का Nobel Prize जो मिला था मेडिसिन के सेक्टर में वो किसे मिला था, तो ये मिला था विलियम जे केलर जूनियर, सर पीटर जे रेडक्लिफ और जॉर्ज एल सेमेंजा, ये सबको मिला था। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो बस आज का ये प्रैक्टिस सेट थर्ड कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द NCERT जोन, लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और शेयर करिए अपने एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं एपकेट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।